चंद्रयान अपने आखिरी पड़ाव पर है, जब चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग के साथ ही भारत इतिहास रच देगा और ऐसा करने वाला दुनिया का चौथा देश बन जाएगा। और इतना ही नहीं, चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सफल लैंडिंग कराने वाला भारत देश पहला देश होगा विश्व का, और इसी को लेकर देश भर में दुआओं का दौर जारी है। लेकिन चंद्रयान 3 के अंतिम 15 मिनट बेहद अहम माने जा रहे हैं। आखिर 15 मिनट क्यों अहम माने जा रहे हैं, सबसे पहले आपको वो समझा देते हैं। क्योंकि इसी 15 मिनट में लैंडर को खुद से कंट्रोल करना होगा। चंद्रयान को इसरो से कमान नहीं दी जा सकेगी। इसी दौरान चंद्रयान को रफ्तार तेजी से घटानी होगी और 690 सेकंड में रफ ब्रेकिंग फेज पूरा करना होगा। और इस दौरान सही समय, सही ऊंचाई जरूरी है। सही मात्रा में ईंधन का इस्तेमाल भी जरूरी है। जगह सुरक्षित होने पर ही सॉफ्ट लैंडिंग मुमकिन है। और जगह असुरक्षित हुई तो फिर दूसरी जगह की तलाश की जाएगी, जिसके लिए वक्त बहुत कम होगा। अब यहाँ यह भी जानना जरूरी है कि मिशन मून के लिए चांद का दक्षिणी ध्रुव ही क्यों खास है। तो आपको बता दें कि दक्षिणी ध्रुव में ज्यादा समय छाया रहा करती है। इस इलाके में तापमान -100 डिग्री से भी नीचे चला जाया करता है। यहाँ तापमान कम होने से पानी और बर्फ की उम्मीद ज्यादा है। चांद का दक्षिणी क्षेत्र गड्ढों और गहरे खाइयों से भरा हुआ है और इसीलिए खनिज की भी यहाँ पर उम्मीद की जा रही है। अब आपको इसी पर एक रिपोर्ट दिखाते हैं, जिससे चंद्रयान 3 की सारी तस्वीर क्लियर हो जाएगी। पूरी दुनिया की नजर भारत के उस मून मिशन पर है, जब चांद चंद्रयान पर पूरी दुनिया की नजर भारत के उस मून मिशन पर है, जब चांद चंद्रयान पर तिरंगा फहराएगा। और इसी मिशन की कामयाबी के लिए देश भर में पूजा प्रार्थनाओं का दौर भी शुरू हो चुका है। रामनगरी अयोध्या से लेकर रामनगरी प्रयागराज में चंद्रयान 3 की सफलताओं के लिए पूजा पाठ चल रहा है। तस्वीरें अयोध्या और प्रयागराज से भी सामने आई हैं। यहाँ चंद्रयान की सफलता के लिए मंत्रोच्चार के साथ हवन भी किया गया। संतों और बटुकों ने हवन पूजन में हिस्सा लिया और चंद्रयान 3 मिशन सफल होने की कामना की। और हनुमान जी महाराज जी से प्रार्थना की जा रही है कि हमारा ये जो चंद्रयान 3 है, ये सफल पूर्वक इस ग्रह पर उतरे, ऐसी हम कामना कर रहे हैं, ताकि ये जो भारत का जो विश्व में नाम है और भी उज्जवल हो और अच्छा ऐश्वर्यशाली रूप में भारत विश्व स्तर पर दिखे। ऐसी कामनाओं के साथ ये हवन पूजन कर्म किया जा रहा है। और भगवान से प्रार्थना कर रहा हूं, और निश्चित रूप से यह एक नया इतिहास बनने जा रहा है। पूरी दुनिया भारत की ओर आज देख रही है। इसलिए मैं देशवासियों से अपील भी करूंगा कि सब लोग जो है तो पूजा पाठ करें। बस एक दिन बाद हिंदुस्तान का वो सपना पूरा हो जाएगा, जिसे लंबे समय से संजोया जा रहा था। और इसी के साथ हिंदुस्तान इतिहास की इबारत लिख लेगा। पूरी दुनिया की नजर भारत के चंद्रयान पर आ टिकी है। वहीं पूरा देश इतिहास बनता देखने के लिए भी बेकरार है। जैसे जैसे घड़ी करीब आ रही है, वैसे वैसे इसरो में हलचल बढ़ गई है। वैज्ञानिकों के दिलों की धड़कन भी तेज हो गई है। लैंडर की असली परीक्षा 15 मिनट में होगी, क्योंकि लैंडर विक्रम को खुद से काम करना होगा। इसरो से कमांड नहीं दी जा सकेगी। लैंडिंग के लिए मुफीद समय, सही ऊंचाई होना जरूरी है। इसी के साथ ही सही मात्रा में फ्यूल का इस्तेमाल भी जरूरी है। इसीलिए इस अवधि को 15 मिनट्स ऑफ टेरर यानी कि खौफ के 15 मिनट कहा जाता है। लैंडिंग के लिए 4 फेज होंगे: रफ ब्रेकिंग फेज, एल्टीट्यूड होल्ड फेज, फाइन ब्रेकिंग फेज, टर्मिनल डिसेंट फेज। रफ ब्रेकिंग फेज में लैंडर लैंडिंग साइट से 750 किलोमीटर दूर होगा और स्पीड 1.6 किलोमीटर प्रति सेकंड होगी। ये फेज 690 सेकंड तक चलेगा। हॉरिजॉन्टल स्पीड 358 मीटर प्रति सेकंड, तो वहीं नीचे की तरफ 61 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगी। एल्टीट्यूड होल्ड फेज 10 सेकंड का होगा।
इस दौरान हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी 336 मीटर प्रति सेकंड और वर्टिकल वेलोसिटी 59 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगी। तीसरे फाइन ब्रेकिंग फेज में विक्रम की ऊंचाई चांद से 800 से 1300 मीटर हो जाएगी। विक्रम के सेंसर चालू किए जाएंगे और हाइट नापी जाएगी। और आखिरी टर्मिनल डिसेंट फेज में विक्रम लैंडर 150 मीटर ऊपर आ जाएगा। लैंडर पर लगा हैजार्ड डिटेक्शन कैमरा सतह की तस्वीरें खींचेगा। अगर सब सही है तो विक्रम 73 सेकंड में चांद पर उतर जाएगा। To start the launching maneuvers sometime later tomorrow, and we are just looking forward to that historic moment of soft landing. लैंडर विक्रम को कल की शाम चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग कराने की पूरी तैयारी है। वैज्ञानिकों ने इसकी टाइमिंग शाम 6:04 रखी है। अगर सब इसरो की प्लानिंग के मुताबिक हुआ तो इस बार चांद पर तिरंगा जरूर लहराएगा और इसी उम्मीद के साथ देश भर में दुआओं का दौर भी जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और चलिए बढ़ते हैं कुछ और बड़ी खबरों की ओर। मिशन 2024 की चुनावी तैयारी में जुटी बीजेपी अब नए वोटर्स को पार्टी से जोड़ने के लिए खास अभियान चला रही है, जिसका नाम वोटर महाचेतना अभियान दिया गया है। इस अभियान के तहत बीजेपी उन वोटर्स को जोड़ने की कोशिश करेगी जो इसी साल 18 वर्ष के हुए हैं या उनकी संख्या लाखों में है। दरअसल 2023 के रिवाइज्ड वोटर की लिस्ट में 21 लाख से ज्यादा नए वोटर जोड़े गए हैं और नए वोटर्स को जोड़ने के लिए यूपी में वोटर्स की संख्या 15 करोड़ के पार हो चुकी है। नए वोटर्स में 10,46,000 पुरुष मतदाता हैं तो 11,26,000 महिला वोटर भी शामिल हैं और इन आंकड़ों को बढ़ाने के लिए फिर से वोटर लिस्ट में नाम शामिल करने की तैयारी की जा रही है, क्योंकि 21 लाख नए वोटर 2023 के जनवरी में जुड़ चुके हैं। लेकिन चुनाव से पहले और भी नए वोटर्स को जोड़ा जाएगा और इन्हीं वोटर्स को लेकर के बीजेपी अब अभियान चला रही है। लोकसभा चुनाव में हैट्रिक लगाने सियासी मैदान में उतर रही है बीजेपी की रणनीति। प्लानिंग और मकसद साफ है, केंद्र में 350 सीटों से ज्यादा और उत्तर प्रदेश में टारगेट 80 के लक्ष्य को साधना, जिसके लिए टीम मोदी योगी अपने दल बल के साथ मैदान में उतर चुकी है और संवाद से समाधान तक का मंत्र दे रहे हैं। दरअसल बीजेपी उस रणनीति के साथ मैदान में उतर रही है जिससे नए वोटरों तक पहुँच बनाई जा सके और इसके लिए मंथन का दौर चल रहा है। जो नव मतदाता है, वोटर चेतना महाअभियान, इसके द्वारा नव मतदाताओं को बनाना, मतदाता बनाकर फिर उनको अपना समर्थक बनाना और समर्थक बनाकर वोटर मतदान केंद्र तक पहुंचाने का एक अभियान है, जिसको भारतीय जनता पार्टी में अखिल भारतीय स्तर पर आज लिया है। 21 से लेकर 30 तारीख तक सरकारी अभियान भी चल रहा है। उसमें 25-26 तारीख को पार्टी के सारे वरिष्ठ, छोटे बड़े, सारे चुने हुए प्रतिनिधि, सभी नेतागण घर घर जाएंगे और घर घर संपर्क करेंगे। बीजेपी का लक्ष्य हर विधानसभा में 10,000 वोटरों को जोड़ने का है। पार्टी को लगता है कि फर्स्ट टाइम वोटर का नाम मतदाता सूची में शामिल कर वो उन्हें बीजेपी की तरफ आकर्षित कर सकती है। इसके लिए हर विधानसभा के मंडल बूथ स्तर तक अभियान चलाया जाएगा। इसके लिए बूथ लेवल तक टीम बनाई जाएगी। दरअसल उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का संगठन मिशन 2024 की तैयारियों के लिहाज से तमाम चुनावी अभियान चला रहा है। यही वो वजह है कि इस वोटर महाचेतना अभियान को संचालित किया जा रहा है आज से और इसके तहत उत्तर प्रदेश के सभी विधानसभा क्षेत्रों में प्रति विधानसभा क्षेत्र 10-10 हजार नए वोटर बनाने का भी लक्ष्य रखा गया है। युवाओं को जोड़ने के लिए बीजेपी अब वोटर चेतना महाअभियान चलाने वाली है। इसकी जिम्मेदारी विधायकों से लेकर बूथ अध्यक्षों तक को मिलाने की है। इसके लिए बीजेपी ने बूथ अध्यक्ष संवाद कार्यक्रम की भी शुरुआत की है। भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय इकाई ने वोटर चेतना अभियान महाअभियान तय किया है। उसकी रूपरेखा आज सब लोग जिले के बुलाए हैं, जिलों के उसकी रूपरेखा बनाएंगे। केंद्र की ओर से भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री दुष्यंत गौतम जी की मौजूदगी में इस कार्यक्रम की रूपरेखा रचना, किस प्रकार से हम लोग अधिक से अधिक लोगों से अपना संपर्क बना सकें, चाहे अलग अलग सामाजिक वर्ग के लोग हों, वोटर हों, इस प्रकार की रूपरेखा है। बीजेपी ने वर्कशॉप का भी आयोजन किया है।
इसमें प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और महामंत्री संगठन धर्मपाल पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को नए वोटरों को पार्टी से जोड़ने का मंत्र दे रहे हैं। इसके तहत पहला टास्क 1 जनवरी 2024 को दिया जाएगा। जिन लोगों की उम्र 18 वर्ष हो रही है उनका नाम वोटर लिस्ट में जुड़वाना है। इसके अलावा जिनके नाम वोटर लिस्ट में है लेकिन कुछ गड़बड़ी है उन्हें ठीक करवाना है। साथ ही जो लोग किसी दूसरी जगह चले गए हैं उनका नाम वोटर लिस्ट से कटवाना है। किसी भी मतदाता के लिए आवश्यक है उसका मत होना चाहिए और इसलिए हम प्रयास कर रहे हैं कि जो भी 18 वर्ष उम्र पूर्ण कर चुके नवीन मतदाता हैं उनका भी मत बने। जिन लोगों का पुराने लोग मतदाताओं का कहीं नाम छूट गया है, कहीं शिफ्टिंग हुआ है, कोई संशोधन की आवश्यकता है, ऐसे सारे संपूर्ण अभियान को एकजुट करते हुए हमने वोटर चेतना अभियान लिया है। यानी संवाद और ट्रेनिंग के जरिए बीजेपी ने फर्स्ट टाइम वोटर को साधने के लिए अपनी रणनीति तैयार कर ली है, क्योंकि यही वोटर जीत हार तय करने में काफी अहम है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। घोसी और बागेश्वर के उपचुनाव में बागियों का बोलबाला है, क्योंकि एक तरफ राजभर के बागी नेता अब समाजवादी पार्टी के समर्थन में आ गए हैं तो दूसरी तरफ बागेश्वर में बागी नेता बीजेपी में शामिल हो गए। लेकिन उम्मीद ये भी जताई जा रही है कि चुनाव से पहले कुछ और नेता इधर से उधर हो सकते हैं। हालांकि इन सबसे इतर ओम प्रकाश राजभर घोसी के साथ ही बागेश्वर में भी जीत की 100% गारंटी दे रहे हैं। और चलिए आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं जिसके जरिए आप समझ पाएंगे कि राजभर के दावों में कितना दम है और क्यों ये कहा जा रहा है कि बागी इस बार बड़े फैक्टर हैं। घोसी में घमासान छिड़ा है और लाइमलाइट में ओम प्रकाश राजभर है। चुनाव समाजवादी पार्टी और बीजेपी में है और हुंकार ओम प्रकाश राजभर भर रहे हैं और ये हुंकार उस चुनाव प्रचार को धार देने के लिए है जिससे एनडीए और इंडिया गठबंधन में फर्क किया जा सके। क्योंकि दारा सिंह के साथ एनडीए का पूरा कुनबा है और सुधाकर सिंह के साथ कोई भी नहीं। यहाँ तक कि अखिलेश यादव भी अब तक चुनाव प्रचार से दूर ही हैं और इसी कॉन्फिडेंस के साथ राजभर दारा सिंह की जीत की गारंटी दे रहे हैं। 100% चुनाव जीतेंगे। जो चट्टी पर आप लोग जाकर के विरोधियों से खाली बतिया रहे हैं ना, अभी मैं 4 गांव का दौरा करके यहाँ आया हूँ और 4 गांव में जहाँ जहाँ गया हूँ वहाँ 100% लोगों ने चौहान लोग थे, पाल थे, प्रजापति थे, राजभर थे, निषाद थे, बिंद थे, ब्राह्मण थे, राजपूत भी वहाँ थे, भूमिहार भी थे। सभी लोगों ने हाथ उठा करके कहा कि हम लोग कमल के फूल पर वोट देंगे। दरअसल घोसी विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव में सोहेल देव स्वाभिमान पार्टी ने सपा प्रत्याशी सुधाकर सिंह को अपना समर्थन देने का ऐलान किया है और यही बात ओम प्रकाश राजभर को खटकने लगी है, जिस पर उन्होंने बागी नेताओं के साथ ही समाजवादी पार्टी के समर्थकों को भी खरी खरी सुनाई है। यूपी और उत्तराखंड में हो रहे उपचुनाव में बागी नेताओं की भरमार है। एक तरफ राजभर की पार्टी के बागी नेता समाजवादी पार्टी को समर्थन दे रहे हैं तो दूसरी तरफ बागेश्वर में कल तक बीजेपी के बागी जगदीश आर्य ने पहले निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर नामांकन करवाया और अब नाम वापस लेकर फिर से बीजेपी में लौट आए हैं। मेरे को बहुत परेशान किया, धमकी दे रहे। जब मैंने चुनाव पर्चा दाखिल किया तो तब भी इन्होंने मेरे को धमकी दी और उठाने की तक बात करने, मारने की तक मेरे को बात कर रहे। यानी घोसी और बागेश्वर उपचुनाव में बागी नेताओं का बोलबाला है, क्योंकि इधर से उधर गए नेता अब बीजेपी के साथ ही विपक्ष के लिए भी सरदर्द बने हुए हैं। ऐसे में दोनों दलों के पास सबको साथ लाने की चुनौती भी है और इसी चुनौती से निपटने के लिए बागेश्वर में कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने मोर्चा संभाल लिया है। ने भी अपना नॉमिनेशन वापस लेंगे और बागेश्वर के विकास के लिए आज पार्टी को वापस समर्थन दिया। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। धीरे शुरुआत है, अभी आगे आप देखिएगा कुछ दिनों में हम लोग और कांग्रेस के जो प्रमुख कार्यकर्ता हैं, जो शहर की जानी मानी हस्तियाँ हैं, उनको भी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कराएंगे। खैर नतीजे जो भी हों, लेकिन इम्तिहान की इस घड़ी में बीजेपी से लेकर कांग्रेस तक, समाजवादी पार्टी से लेकर एसबी एसपी तक हर पार्टी में हलचल मची है, क्योंकि कल कौन साथ रहेगा या दूर जाएगा इस पर सस्पेंस बरकरार है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
और चलिए अब बात कांग्रेस की भी कर लेते हैं। 24 के रण में कांग्रेस हिंदुत्व की राह पर है, लेकिन इस राह में सियासी कांटे भी हैं जो अब चुभने लगे हैं, खटकने लगे हैं। दरअसल प्रियंका गांधी मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी की पूजा करने के लिए गई थी और यही बात उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के पूर्व राज्यपाल और कांग्रेस के नेता अजीज कुरैशी को खटक गई। और इशारों ही इशारों में प्रियंका गांधी की पूजा पर सवाल खड़े करते हुए उन्होंने हिंदू आस्था पर वार कर दिया। दरअसल अजीज कुरैशी का विवादित बयानों से पुराना नाता रहा है। ताजा बयान के साथ ही आपको अजीज कुरैशी के वो पुराने बयान भी बता देते हैं जिनसे विवाद बढ़ गया था। प्रियंका गांधी की पूजा पर कुरैशी ने आज कहा कि नेहरू के वारिस धार्मिक यात्राएं निकाल रहे हैं। इससे पहले अजीज कुरैशी ने विवादित बयान देते हुए कहा था कि भगवान भी रेप की घटनाएं नहीं रोक सकते। तो वहीं राष्ट्रीय ध्वज को लेकर भी अजीज कुरैशी विवादित बयान दे चुके हैं और साथ ही उन्होंने कहा था कि बीजेपी को हराने के लिए शैतान से भी हाथ मिलाना पड़े तो मिलाया जाए। इतना ही नहीं, एएमयू में जिन्ना की तस्वीर पर विवादित बयान दे चुके हैं। साथ ही मोदी योगी सरकार को गड्ढे में दफन करने जैसी टिप्पणी भी कर चुके हैं। यहां तक कि फिल्म कश्मीर फाइल्स को लेकर कहा था कि मुसलमानों का कत्लेआम कराने की यह साजिश है। अब आपको रिपोर्ट दिखाते हैं अजीज कुरैशी ने कैसे एक बार फिर से नफरती एजेंडा सेट करने की कोशिश की। पूर्व राज्यपाल और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अजीज कुरैशी ने मध्य प्रदेश के विदिशा में एक विवादित बयान दिया है। अजीज कुरैशी ने कहा कि कांग्रेस के लोग आज हिंदुत्व और यात्राओं की बात करते हैं, जय गंगा मैया, जय नर्मदा मैया कहते हैं। ये डूब मरने वाली बात है। उस कांग्रेस के लोग आज बात करते हैं हिंदुत्व की, यात्राओं की, जय गंगा मैया, जय नर्मदा मैया। ये शर्म की बात है। मुझे कोई डर नहीं कहना, निकाल देना पड़ेगा। एक डूब मरने की बात है। नेहरू के वारिस कांग्रेस के लोग आज धार्मिक यात्राएं निकालते हैं, जय बोलते हैं, मैं गर्व से कहूं मैं हिंदू बोलते हैं। उत्तराखंड के पूर्व राज्यपाल और कांग्रेस नेता अजीज कुरैशी के गंगा को लेकर दिए गए विवादित बयान पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने प्रतिक्रिया दी है। सीएम धामी ने कहा कि गंगा पूरे देश के लिए पूजनीय है। गंगा का अपमान करना सूरज की तरफ थूकने जैसा है। ये थूक अपने ही मुंह पर गिरता है। माँ गंगा पूरे देश दुनिया के लिए आस्था और श्रद्धा का वो रही है। कहीं किसी को लोग आज आचमन करते हैं, कहीं सींचने के काम आती हैं, कहीं लोगों के पानी पेयजल के काम आती हैं। तो मैं समझता हूँ कि जो हमारा परंपरागत रूप से और सांस्कृतिक रूप से माँ गंगा का अस्तित्व है वो वैसे ही है। जो वैसे कोई सूरज की तरफ थूक रहा है तो उसी के ऊपर पड़ेगा। पूर्व राज्यपाल अजीज कुरैशी के बयान पर समाजवादी पार्टी ने पलटवार किया। एसपी का कहना है कि किसी समाज की धार्मिक आस्था को ठेस पहुंचाने के पीछे दो कारण होते हैं। एक तो राजनीतिक तौर पर खुद को लाइमलाइट में लाना या फिर बीजेपी के एजेंडे को आगे बढ़ाने की कोशिश करना। ये सब नकली हिंदू हैं कांग्रेस वाले, और ये देश का सौभाग्य है कि मोदी जी के काल के अंदर ऐसे लोग जो कहते थे दुर्भाग्य से हम हिंदू हैं, राम मंदिर था ही नहीं, राम थे ही नहीं, मंदिरों में लड़कियां छेड़ने के लिए जाते हैं। जिस प्रकार से हिंदुओं का अपमान करने का काम किया, आज उनको हम जनेऊ डालकर मंदिरों में धक्का खाते देखते हैं। ये हमारी जनता की जनतंत्र की जीत है। वहीं मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना साजिद रशीदी ने इसे धर्म का मामला बताया है। गंगा, जमुना, गाय ये हमारी माता नहीं है। हमारा बिलीव है, हम इनको माता नहीं मानते, तो हम उनकी जय क्यों बोलें? जिनकी वो माता है वो उनकी जय बोले। वो लोग जो पाखंड कर रहे हैं गाय के नाम पर, गंगा के नाम पर, जमुना के नाम पर, वो लोग उनकी जय बोले। अजीज के विवादित बोल पर कांग्रेस ने चुप्पी साध रखी है, लेकिन बाकी पार्टियां उनके बयान पर चौतरफा वार कर रही हैं। अब सवाल है, पेशी को कांग्रेस की हिंदू प्रेम से शिकायत है या हिंदुओं की आस्था से नफरत है? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। इधर बीएसपी अध्यक्ष मायावती की नजर यूपी की सभी 80 सीटों पर है।
जिसके लिए अब रणनीति भी तैयार हो रही है। मायावती ने कल प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक बुलाई है, जिसमें माना जा रहा है कि 24 का फाइनल एजेंडा सेट हो जाएगा। साथ ही उम्मीद जताई जा रही है कि संगठन को और मजबूत करने पर भी चर्चा हो सकती है। दरअसल कल की बैठक में तमाम पदाधिकारी शामिल होंगे। बैठक में बूथ गठन पर मंथन किया जाएगा। और साथ ही खबर यह भी है कि बीएसपी संगठन में बड़े बदलाव भी हो सकते हैं, तो वहीं मीटिंग में संगठन विस्तार पर भी चर्चा संभव है। बैठक में कैडर कैंप की तैयारियों पर भी चर्चा होगी और पदाधिकारियों से फीडबैक भी लिया जाएगा। मायावती भले ही 24 के रण में एकला चलो की राह पर है, लेकिन उनकी नजर आगामी विधानसभा के साथ ही लोकसभा चुनावों पर भी है और इसी को लेकर अब रणनीति तैयार हो रही है। संगठन को मजबूत करने के लिए मायावती प्रदेश पदाधिकारियों के साथ कल बैठक करेंगी। इस बैठक में प्रदेश स्तर पर हो रही तैयारियों का रिव्यू लिया जाएगा। साथ ही मीटिंग में संगठन विस्तार पर चर्चा होगी। बैठक में बूथ गठन पर मंथन किया जाएगा। कैडर कैंप की तैयारियों पर चर्चा होगी। पदाधिकारियों से फीडबैक भी लिया जाएगा। बहुजन समाज पार्टी भले ही अभी विपक्षी गठबंधन का हिस्सा ना हो, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर उसने तैयारी शुरू कर दी। दिल्ली प्रवास के दौरान बसपा प्रमुख मायावती ने विभिन्न राज्यों की रिव्यू मीटिंग की। इसमें उन राज्यों को प्राथमिकता दी जिनमें अभी हाल में ही विधानसभा चुनाव होने हैं। यानी कि बीएसपी का फोकस संगठन विस्तार के साथ ही बूथों को मजबूत करने पर भी है, जिससे 24 के रण में दमखम दिखाया जा सके और 2019 के परिणाम को दोहराया जा सके। क्योंकि भले ही 2019 के लोकसभा चुनाव में मायावती समाजवादी पार्टी के साथ चुनाव लड़ी हो, लेकिन इस चुनाव में भी उन्होंने साबित कर दिया कि कद में वो अखिलेश से बड़ी हैं और इसी को साबित करने के लिए एक बार फिर रणनीति तैयार हो रही है। प्रमुख मायावती लखनऊ में है, वो कल प्रदेश स्तरीय मीटिंग ले रहे हैं। इसमें जिला अध्यक्षों को भी तलब किया गया, साथ ही जोनल इंचार्ज के साथ साथ पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी मौजूद रहेंगे और बसपा प्रमुख मायावती के समक्ष संगठन के नीतियों को लेकर और जो अपडेट हुआ है उसकी रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। फिलहाल मायावती ना ही एनडीए गठबंधन का हिस्सा है और ना ही इंडिया गठबंधन के साथ उन्होंने हाथ मिलाया है। हालांकि दोनों गठबंधनों की कोशिश मायावती को अपने पाले में लाने की है, क्योंकि प्रदेश में तकरीबन 20% दलित वोटर हैं, जो एक समय पर मायावती का वोटर माना जाता रहा है। लेकिन मायावती अब भी एकला चलो की राह पर ही है। न्यूज़ 18 के लिए संदीप पांडे की रिपोर्ट। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों।